एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ, साथ ही साथ खुश अर्थात हैप्पी रहना चाहिए ना। हम बात करने वाले हैं आज भाग 5 के बारे में। हमने भाग 4 तक पढ़ लिए हैं कि भाग 4 में क्या क्या बातें थी, भाग 3 में क्या था, भाग 2 में क्या था, भाग 1 में क्या था। हमने भाग 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम भाग 5 पढ़ेंगे। भाग 5 के अध्याय 1 को क्या क्लियर रखेगा? क्या पढ़ रहे हैं हम? भाग 5 का अध्याय 1 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात करेंगे हम? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्या है भाग 5 के अध्याय 1 में? सबसे पहले बात की गई है राष्ट्रपति जी के बारे में, उसके बाद उपराष्ट्रपति जी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रपति जी से संबंधित अनुच्छेद। ये राष्ट्रपति जी से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से है, उसके बाद उपराष्ट्रपति जी से संबंधित, फिर आगे सारा पूरा कंप्लीट पार्ट देखेंगे कि अध्याय 1 में क्या है, अध्याय 2 में क्या है, कितने अध्याय हैं, कितने अनुच्छेद हैं। भाग 5 में सारी बातें देखेंगे। और आप जानते हैं हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह नहीं है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके पास वो वास्तविक प्रमुख हैं, परंतु हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति, वो नाम मात्र के प्रमुख हैं। आप कह सकते हैं एक सिर्फ सजावट, एक प्रमुख पदवी दे दी है, उनके हाथ में इतनी पावर, शक्तियां नहीं है। जो नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रमुख हमारे राष्ट्रपति जी को कहा जाता है, और जो रियलिटी में पावर है वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के हाथ में निहित होती हैं। अभी हम यहाँ सिर्फ अनुच्छेद की बात कर रहे हैं। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे डिटेल्ड में, प्री विद में कम मेंस के लिए, प्री और मेंस क्लियर एक साथ ही आपको कंप्लीट पढ़ा दूंगी, तब आप हम उसमें क्लियर बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जी से हम कैसे भिन्न हैं। आप अगर हमारे राष्ट्रपति जी को समतुल्य देखना चाहे तो कैसे देख सकते हैं? अगर अदर देश के, ब्रिटेन की आप महारानी देखती हैं, ब्रिटेन में महारानी है अभी भी, वहां पर क्राउन का शासन है, राजा का शासन, तो महारानी का पद है अभी वहां पर। जो वो विक्टोरिया जी हैं, विक्टोरिया द्वितीय हैं, वो नाम मात्र की है, यानी कि सिर्फ पद है, उनके हाथ में कोई शक्ति नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति जी हैं वो नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रमुख हैं। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति जी हैं उनके हाथ में रियलिटी में पावर होती है। आपने कभी बात सुनी है कि अमेरिका के प्रधानमंत्री, अमेरिका के, आप ज्यादातर यही सुनते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये किया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने वो किया। और भारत के लिए क्या सुनते हैं? भारत के प्रधानमंत्री जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहां भाषण दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें, इसीलिए जो भारत की राष्ट्रपति का जो पद है, भारत के राष्ट्रपति का पद, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। परंतु जो राष्ट्रपति जी की कार्यपालिका है, कार्य करने की शक्ति है, ये सारी बातें हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। जो पद है राष्ट्रपति जी का वो हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, परंतु जो राष्ट्रपति जी की शक्तियां हैं, कार्य करने के तरीके हैं, वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर भी संसदीय शासन व्यवस्था है और ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है। जो हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है वो हमने ब्रिटेन से ही अपनाई है, याद रखिएगा। और जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है उसमें जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, आप राष्ट्रपति जी, हमारे देश में राष्ट्र का प्रमुख कौन है आपसे पूछा भी जा सकता है। तो हमारे देश में राष्ट्र का प्रमुख या प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति जी हैं, विद वाइफ, अपनी वाइफ के साथ में। ठीक है, वो राष्ट्र के प्रमुख हैं। हाँ, संसदात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्र के प्रमुख नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, रियलिटी में पावर नहीं होती। परंतु जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें वास्तविक तौर पर राष्ट्र का जो प्रमुख होता है अर्थात राष्ट्रपति, उनके हाथ में वास्तविक तौर पर पावर होती है। कई बार हम मेंस आंसर राइटिंग में पूछ भी लिया जाता है, क्वेश्चन आ भी जाता है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किस तरीके से भिन्न है। तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी आवश्यक है और आपको पता भी होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं राष्ट्रपति जी से संबंधित आर्टिकल के बारे में। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? 52, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। अब क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जब भी आप
आप कुछ कोई बुक्स पढ़ते हैं तो उनमें जो शब्द लिखे हुए हैं, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़िए, खासकर पॉलिटी के शब्द को, क्योंकि पॉलिटी में एक एक शब्द से आप कई बार सोचते हैं ना कि मुझे सारा पता है, जब एग्जाम रूम में जाते हैं क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर देते हैं, गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो मिस्टेक करते हैं ना आप, वो शब्दों को क्लियर तरीके से ना पढ़ने के लिए हम क्या देखते हैं कि हाँ हमें राष्ट्रपति पढ़ना है, राष्ट्रपति पढ़ना है, कोई आसान सा आसाम से शब्दावली मिल जाए, ऐसा मिल जाए जहां पर बहुत आसान तरीके से बता रखा हो जो हमें समझ में आ जाए। हाँ ठीक है, वो चीज समझिए, आप उसको समझिए, समझेंगे नहीं तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, परंतु वो जो शब्द दिए होते हैं उनको बहुत क्लियर तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि शब्द को ही आगे पीछे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ भारत का राष्ट्रपति बात की गई, हाँ भारत का राष्ट्रपति होगा, क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हो सकता है वो ये शब्द देते हैं कि अनुच्छेद 52 में बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति है, और उसमें ये भी दिया हो कि भारत का एक राष्ट्रपति है या होगा। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ये हो कि भारत का एक राष्ट्रपति है या भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अगर आपने ये होगा वर्ड कंफर्मेशन से नहीं पढ़ा है, आपने इस होगा वर्ड पर ध्यान नहीं दिया है, तो आप हो सकता है लगा दे कि हाँ भाई भारत का एक राष्ट्रपति है, बिल्कुल सही बात कही गई है ये तो कि भारत का एक राष्ट्रपति है, तो आप टिक कर देंगे, फटाफट गोला भर देंगे कि ये ठीक है। तब क्या होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए खासकर पॉलिटी में क्या सभी सब्जेक्ट्स में आपको जो शब्दावली है उन पर ध्यान देना चाहिए। कई बार हम सब कुछ पढ़ के जाते हैं और आसानी से पढ़ने के चक्कर में पढ़ते हैं कि हाँ हमें कहीं ऐसा मिल जाए जो बहुत आसान भाषा में समझा रहा हो। आसान भाषा में सिर्फ समझिए ताकि आपको समझ में आ जाए, परंतु उसको पढ़िए वैसे जो उसमें दे रखे हैं शब्द, उन शब्दों के बारे में भी पता होना चाहिए। क्लियर रखिएगा बात। तो क्या बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, क्या बात की गई है? संघ अर्थात केंद्र। और भाग 5 में बात ही क्या की गई है पूरी, अगर पूछे जाए भाग 5 के बारे में कि भाग 5 के बारे में, भाग 5 किससे संबंधित है, भाग 5 में किससे संबंधित बात की गई है, तो संघ। भाग 5 में क्या है? संघ के बारे में बात की गई है। अब संघ में जो आएंगे उन सब की बात भाग 5 के तहत की जाएगी। इसमें अध्याय बदलते रहेंगे, अध्याय 1, अध्याय 2, इस तरीके से। क्लियर है? तो भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से संबंधित है। संघ केंद्र को बोलते हैं। तो अनुच्छेद 53 क्या कहता है? 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अब 1, 2, 3 इस तरीके से बात की गई है। 1 में क्या कहा गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें निहित है संघ की राष्ट्रपालिका शक्ति? अभी मैंने आपको बताया ना कि हमारे जो कार्यपालिका के प्रमुख हैं, नाम मात्र के प्रमुख, परंतु वो कौन है? राष्ट्रपति जी हैं। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। या तो राष्ट्रपति जी इसका प्रयोग स्वयं कर सकते हैं या फिर अपने अधीनस्थ यानी कि जो उनके अधीन काम कर रहे हैं उनके द्वारा प्रयोग करवा सकते हैं। ये बात क्लियर कही गई है। पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। आपको पता है हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, क्या बात कही गई है? हमारी जो तीनों सेना है, जल, थल और वायु, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, सर्वोच्च सेनापति हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। ये बात क्लियर है। और कहा गया है जो उन अपनी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति जी जो विधि बनाकर, जो विधि बनाई गई है उन्हीं के द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये बात पूछ सकते हैं कि हमारी तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं या सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति जी के हाथ में है ये पावर। तीनों सेनाओं के प्रमुख कमांडर या सेनापति आप कह सकते हैं। ठीक है। इस अनुच्छेद
अनुच्छेद की कोई बात अब क्या कही गई है, क्लियर रखेगा। मैंने आपको पहले भी कहा ना, अब हमने ये तो पढ़ लिया भाई, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 में कहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति, परंतु उसके अंदर जो बात कही गई है, अगर आपको अब इस समय आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो अगर आप ये समझ के पढ़ते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ दो, ये पढ़ लो, अगर आप इस चक्कर में इस तरीके से पढ़ते हैं ना, तो आप कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप एक चीज पढ़िए, परंतु उसको एक बुक से पढ़िए, परंतु उसके शब्दों को, चीजों की को गहराई से पढ़िए, समझ कर पढ़िए, और एक एक शब्द को इंपॉर्टेंस देकर पढ़िए, तभी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। क्लियर? तो इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि द्वारा, जो वर्तमान में विधि चल रही है, किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। क्या बात कही गई है? जो वर्तमान समय में विधि चल रही है, उसके द्वारा किसी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारियों को जो कृत्य अर्थात जो कार्य प्रदान किए गए हैं, वह राष्ट्रपति को अंतरित, यानी कि वो राष्ट्रपति जो को देने वाले, अंतरित करने वाले नहीं समझे जाएंगे। या दूसरी बात क्या की गई है? राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कार्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी। ये जो इसमें बात कही गई है, वो ये बात निवारित मतलब ये मना नहीं कर सकेगी कि संसद अगर किसी को कोई कार्य देना चाहती है तो उसे ना दे। क्या कहा गया है? दोबारा पढ़िए। राष्ट्रपति जी से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को, जो राष्ट्रपति जी से अलग अन्य प्राधिकारी होते हैं, अलग अलग जो अन्य और भी तो बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, तो अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य, कृत्य अर्थात कार्य, कार्य वर्क, कार्य प्रदान करने से संसद को निवृत्त नहीं करेगी। ये जो सारी बातें इसमें कही गई हैं, वो संसद को की इस शक्ति को नहीं छीनेगी कि अगर संसद किसी अन्य प्राधिकारी को कोई कार्य सौंपना चाहती है तो बिल्कुल सौंप सकती है, उसकी मनाही नहीं है। अगर आप ऑल ओवर इसको देखना चाहें, ये जो सारी बात कही गई है, इसमें ये कहा गया है अनुच्छेद 53 में कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, परंतु राष्ट्रपति जी अपनी इस कार्यपालिका की शक्ति का जो प्रयोग करेंगे वो प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार, प्रधानमंत्री जी से बातचीत करके, प्रधानमंत्री जी से विचार विमर्श करके ही कर सकते हैं। तो इसीलिए तो कहा गया है हमारे देश में कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति जी का पद है या कार्यपालिका का जो प्रमुख है राष्ट्रपति जी, वो सिर्फ नाम मात्र के हैं। अगर आप रियलिटी में पावर देखेंगे तो वो प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। बाध्य कर दिया गया है प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप करने के लिए। ठीक है, क्लियर रखिएगा ये बात, क्योंकि देखा है ना आपने कभी ज्यादातर बात किसकी उठते रहते हैं पूरे देश में? प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने वो करा, प्रधानमंत्री जी यहाँ गए, प्रधानमंत्री जी ने ये भाषण दिया, ये सारी बातें उठती रहती है। ये संसदात्मक शासन की व्यवस्था है, हमारा संसदात्मक शासन है। अनुच्छेद 54 क्या बात करता है? आर्टिकल 54 क्या बात करता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि किस तरीके से राष्ट्रपति जी का इलेक्शन होगा, यानी कि जो इलेक्शन होगा उसमें कौन कौन लोग भाग लेंगे। अब राष्ट्रपति जी का निर्वाचन आपने पढ़ लिया, अगर राष्ट्रपति जी के निर्वाचन 54 आर्टिकल में ये पढ़ लिया, अब आपने इसके अंदर तो पढ़ा नहीं, इसके अंदर क्या बात कही गई है। तो खासकर पॉलिटी में पढ़िए, तो सभी जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके सारी शब्दावलियों को आप पढ़िए। जैसे आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, इकोनॉमी, तो जीडीपी आती है ना, जीडीपी होता है, बहुत सारे क्रय विक्रय, आयात निर्यात, ये सारे शब्द आते हैं ना अर्थव्यवस्था में। और आपको पता होना चाहिए आयात निर्यात का क्या मतलब है, जीडीपी का क्या मतलब है, क्रय विक्रय से क्या तात्पर्य है, सारे पता होना चाहिए। जो पता ही नहीं होगा तो आप कैसे उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अनुच्छेद 54 बात करता है राष्ट्रपति का निर्वाचक किसके द्वारा किया जाएगा? निर्वाचक एक निर्वाचक गण के सदस्य के द्वारा। ये जो निर्वाचक गण शब्द है यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। तो निर्वाचक गण जो होंगे, जो निर्वाचन गण के सदस्य होंगे, उनमें कौन कौन होगा? राष्ट्रपति जी को कौन कौन, राष्ट्रपति जी के पद के लिए, राष्ट्रपति जी के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, इस बारे में बात की गई है अनुच्छेद 54 में। देखते हैं कौन कौन भाग लेगा।
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के 2 सदन हैं, कितनी बार बता चुकी आपको, याद हो गया होगा अगर आपने पार्लियामेंट की सीरीज भी देख रहे हैं तो। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। केंद्र में संसद होती है, याद रखिएगा, केंद्र में होती है संसद। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो यही बात कही गई है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। निर्वाचित अर्थात जो मत के द्वारा आप और हम लोकसभा के लिए वोट देने जाते हैं, राज्यसभा के लिए देने नहीं जाते, परंतु वहां पर भी मतदान होते हैं। तो जो भी चुन के आए होंगे मतदान के द्वारा वो सदस्य भाग लेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति जी के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत होते हैं, इस कारण से वो भाग नहीं लेते। तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। याद रखिएगा, पहली बात क्या की गई है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब दूसरे और कौन से भाग लेंगे, और कौन भाग लेगा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आप देखते हैं जैसे संसद में केंद्र है, केंद्र के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरीके से राज्य में विधान मंडल होता है। संसद में के ऊपर संसद है, केंद्र में संसद है, और इसी तरीके से राज्य में कौन है, विधान मंडल। विधान मंडल के भी 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानसभा सभी राज्यों में है, परंतु विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। इस कारण से सिर्फ विधानसभा के ही सदस्य, वो भी निर्वाचित, मनोनीत नहीं, क्योंकि वहां पर भी राज्यपाल कुछ सदस्य मनोनीत करते हैं। तो इस कारण से सिर्फ विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य जो चुन के आए हैं वही सदस्य राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में, इलेक्शन में भाग लेते हैं। याद रखिएगा, क्लियर रही ये बात। आपका होमवर्क है आज का, आप देखिए कि वर्तमान समय में कितने राज्यों में विधान परिषद है। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे जब पॉलिटी पढ़ेंगे ना। अभी ऑलरेडी हम पार्लियामेंट और भारतीय संविधान देख रहे हैं, फिर पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, जो भी पहले खत्म हो जाता है। अगर ये समाप्त हो जाता है, आर्टिकल समाप्त हो जाते हैं, तो तुरंत बाद पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे, या पार्लियामेंट समाप्त हो जाती है तो उसके बाद तुरंत पॉलिटी, जो भी पहले खत्म हो जाएगा, आई थिंक आर्टिकल ही खत्म होंगे पहले, तो तुरंत हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। उसमें देखेंगे कि विधान परिषद जो है उनको सभी राज्यों में क्यों नहीं बनाया गया, और सभी राज्यों में अगर बनाना है तो इसके लिए क्या नियम है, क्या कानून है, किस तरीके से बना सकते हैं राज्यों में विधान परिषद। तो आपका होमवर्क याद रखिएगा, आपको देखना है जाके कि वर्तमान समय में कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो हमने क्या बात कही कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये बात आप याद रखिएगा, पता होना चाहिए, पूछ भी लिया गया है, इससे पहले भी कई बार ये पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में, इलेक्शन में कौन भाग लेता है। अब ये 2 बात तो ये रही। अब बात करते हैं यहाँ पर संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है ना, जिन पर संघ का अर्थात हमारे केंद्र का डायरेक्ट शासन होता है। तो वो जो 2 सारे प्रदेश हैं उनमें से सिर्फ 2, एक तो हमारे दिल्ली केंद्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है ना दिल्ली तथा पुदुचेरी, सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति जी के चुनाव में भाग लेते हैं। आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश हैं जिसके निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा सदस्य निर्वाचित ही होंगे, मनोनीत नहीं होंगे, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। तो जिसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति जी के चुनाव में भाग लेते हैं, तो कौन से हैं वो 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, साथ ही साथ पुदुचेरी। और ये प्रावधान कब से किया गया, कब से भाग लेते हैं ये, 70वें संविधान संशोधन के द्वारा
और हुआ कब था 70वां संविधान संशोधन? 1992 में। कब? 1992 में, 1992 में। तो 70वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है ना, तो इसलिए उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाता है। दिल्ली के साथ ही साथ पुदुचेरी दोनों के ही विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी अब भाग लेते हैं। मूल संविधान में ये बात नहीं थी, क्लियर रखिएगा, मूल संविधान में नहीं था ये प्रावधान, बाद में जोड़ा गया है, बता दिया है 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 55 क्या कहता है? निर्वाचन की रीति। क्या बात करता है? निर्वाचन की रीति। ये तो हमने बात करी कि निर्वाचित कौन कौन सदस्य करेगा, कौन कौन वोट देने जाएगा, कौन कौन वोट देगा राष्ट्रपति जी को, इसके बारे में बात हमने कही अनुच्छेद 54 के तहत। अब हम बात करेंगे कि चुनावी प्रक्रिया क्या है। तो उस चुनावी प्रक्रिया के बारे में जो बात की गई है वो अनुच्छेद 55 में बात की गई है। याद रखिएगा दोनों अनुच्छेदों में डिफरेंस। इसमें क्या बात की गई है? राष्ट्रपति जी का निर्वाचन, निर्वाचन कहा है सिर्फ, यानी कि कौन कौन सदस्य वोट देंगे। तो अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति जी का निर्वाचन, ओनली फॉर निर्वाचन, कि कौन कौन सदस्य वोट देने जाएंगे, ये बात कही है। परंतु वो निर्वाचन किस तरीके से होगा, किस तरीके, क्या रीति होगी उस निर्वाचन को करने की, क्या प्रक्रिया है। अब आपको बता दिया कि घर में ये सब्जी बनेगी, आज का मेन्यू डिसाइड हो गया कि आलू टमाटर बनेगा, मटर पनीर बनेगा, शाही पनीर बनेगा, दाल मखनी बनेगी, जो भी है, परंतु वो बनेगा कैसे, उसको कौन सिखाएगा कि वो बनता कैसे है। मेन्यू तो डिसाइड हो गया, तो इसी तरीके से ये तो बता दिया कि ये सदस्य वोट डालेंगे। अनुच्छेद 54 में ये बात कर दी गई, 54 में बात कर दी गई कि अनुच्छेद 54 में बता दिया कि ये सदस्य वोट डालेंगे, परंतु डालेंगे कैसे, वो प्रक्रिया क्या है। तो वो प्रक्रिया के बारे में, उस रीति के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 55 में। तो अनुच्छेद 55 किस रीति के बारे में बात करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ये थोड़ी बहुत जो रीति है मेल खाती है राज्यसभा के चुनावी प्रक्रिया से। मैंने राज्यसभा की चुनावी प्रक्रिया पढ़ाई है, मैंने पार्लियामेंट में, आप पार्लियामेंट की सीरीज देखेंगे तो उसमें राज्यसभा की चुनावी प्रक्रिया करके आपको मिल जाएगा लेक्चर, तो इससे मेल खाती है। अगर आप समझना चाहते हैं किस तरीके का चुनाव होता है तो आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो मैं एक अलग लेक्चर लेके, क्योंकि इसमें संभव नहीं था बताना, इसका अपना पूरा अलग लेक्चर होगा कि किस तरीके से राष्ट्रपति जी की चुनावी प्रक्रिया होती है, इस पर एक अलग से लेक्चर बनाया जाएगा। परंतु अगर आप अभी देखना चाहते हैं इस लेक्चर को देखने के तुरंत बाद ही, तो आप देख सकते हैं कि राज्यसभा में जो राज्यसभा की चुनावी प्रक्रिया है वो थोड़ी सिमिलरिटी है राज्यसभा की चुनावी प्रक्रिया में, और राष्ट्रपति जी की चुनावी प्रक्रिया में सिमिलरिटी है। क्लियर है? तो आप दोनों को देखेंगे अच्छे से समझ जाएंगे। राज्यसभा की चुनावी प्रक्रिया मैंने बता दी है, राष्ट्रपति जी की अब बता दूंगी। जब राष्ट्रपति जी हम पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे अनुच्छेद, उसके बाद राष्ट्रपति जी की चुनावी प्रक्रिया के बारे में बात कर लेंगे। या हो सकता है अभी बीच में ही एक लेक्चर बना दिया जाए कि राष्ट्रपति जी की चुनावी प्रक्रिया क्या है। तो चुनावी प्रक्रिया के बारे में बात की किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 55 में। क्लियर रखिएगा। अनुच्छेद 56 क्या बात करता है? राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि कितने समय तक राष्ट्रपति जी अपने पद पर बने रहेंगे, कब से उनकी पदावधि शुरू हो जाती है। क्लियर है? तो राष्ट्रपति जी की पदावधि के बारे में बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 56 आर्टिकल 53 में कही गई है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से, देखिए मैंने पहले भी कहा है, शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रपति जी अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे, ये बात कही गई है। कब से धारण करेंगे? 5 वर्ष तक की अवधि है। नॉर्मल तौर पे अगर आपसे पूछा जाता है तो आप यही बात कहते हैं कि राष्ट्रपति जी की जो पदावधि है वो 5 वर्ष की है, परंतु कब से है वो 5 वर्ष? पद ग्रहण करने की तारीख से, जिस दिन से वो अपनी पद पर बैठते हैं उस तारीख से होती है ये 5 साल की अवधि। तो क्लियर तौर पर है, शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और क्या बात की गई है?
अब देखिए, सिर्फ अगर आपने ये पढ़ा, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति जी के पदावधि के बारे में बात करता है, पता है, हमें तो पूरा पता है। अब जो इसके अंदर जो बात कही गई है, अगर आप कोई अच्छे लेवल का एग्जाम देते हैं तो वो ये तो नॉर्मल है, सबको पता है पदावधि अनुच्छेद 56, परंतु जो उसके अंदर बातें और क्या क्या कही गई हैं, हो सकता है वो कथन कारण से संबंधित, और अब ट्रेंड बदलता जा रहा है। अब ज्यादातर सिर्फ, पहले तो सिर्फ यूपीएससी, जिसे आप आईएएस का पेपर भी बोलते हैं, सिर्फ उसी में कथन कारण के क्वेश्चन ज्यादा आते थे। अब आप स्टेट पीसीएस में भी देख सकते हैं कि कथन कारण के बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं, और उनका जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। पहले 10 थे, फिर 20 हुए, फिर 25, तो कथन कारण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब आप कुछ छोड़कर मत जाइए, सभी कुछ पढ़ के जाइए, पता नहीं कहाँ से क्या आ जाए। कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपने पढ़ा है उसको ऐसे पढ़िए कि अगर उससे कोई क्वेश्चन आए तो 95% तो आप अटेम्प्ट कर सके। देखिए, 5% क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं कि हो सकता है आप उनमें कंफ्यूज हो जाए, वो छोड़ने के लिए होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि वो आपको देखते भी तो है कि बच्चा कितना समझदार है। वो किसी एक क्वेश्चन के पीछे पूरा समय बर्बाद करता है या अपने आगे के पेपर को अटेम्प्ट करता है, क्योंकि देखिए सभी को पता है कि पूरा पेपर अगर 100 क्वेश्चन आते हैं या 150 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, तो पूरा क्वेश्चन को, पूरा पेपर कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर सकता ठीक से। तो कुछ क्वेश्चन होते ही इसलिए हैं। अगर वो जो 5% क्वेश्चन, अगर आपने चीजें अच्छे से पढ़ी है तो हो सकता है आप उनको भी समझ जाओ, कुछ को की पॉइंट उसमें निकाल लो कि हाँ ये बात की गई है, ऐसे हो सकता है। तो जो भी चीज पढ़ रहे हैं, एक तो एक बार में एक चीज को पढ़िए, इसीलिए फोकस करके पढ़िए। अब मैंने आपको बताया था ना कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली, मैं इसमें भी सारा जिक्र कर सकती थी, परंतु आपका फोकस हट जाता है इससे, क्योंकि जिस समय जो चीज पढ़ रहे हैं उस पर फोकस देके पढ़िए। ये नहीं इधर भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ दिया, वो भी पढ़ दिया, नहीं, फोकस दीजिए। तो अनुच्छेद 56 में बात की गई है राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में, और क्या बात की गई है, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे, ये बात की गई है। और अन्य क्या बातें क्या है, परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति जी को अपना पद त्याग करना है, कोई ऐसी सिचुएशन है, हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो, कोई ऐसी हालत हो, अगर उनको अपना पद त्याग करना है, अपने पद से त्याग पत्र देना है, तो किसके हाथ में देंगे, उपराष्ट्रपति जी को देंगे। याद रखेगा, किसको देंगे अपना त्याग पत्र, राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति जी को देंगे। को फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, लेख क्या होता है, एक लेख एक पर्चा होगा, जो आप गवर्नमेंट पत्र होते हैं ना, ऑफिशियल पत्र, तो उस पत्र पर लेख द्वारा अपने हस्ताक्षर करके, ठीक है, यही बात की गई है कि राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति जी को देंगे अपना त्याग पत्र, अगर राष्ट्रपति जी को त्याग पत्र देना है अपने पद से। और क्या बात है, संविधान का अतिक्रमण करने पर, क्या संविधान का, राष्ट्रपति जी को अपने अगर उनके पद से हटाना है तो तभी हटाया जा सकता है अगर वो संविधान का अतिक्रमण करते हैं, संविधान के हिसाब से कार्य नहीं करते। तो कहा गया है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में, कहा, अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाएगा। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है कि किस तरीके से महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति जी पर, अनुच्छेद 61 में है। हम अनुच्छेद 61 पढ़ेंगे तब बात करेंगे महाभियोग के बारे में। अभी यहाँ बात क्या की गई है कि अगर राष्ट्रपति जी को अपने पद से हटाना है तो संविधान के अतिक्रमण, क्या कहा गया है, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाएगा। ये बात यहाँ कह दी गई है, पद से हटाया जाएगा। और रीति किस आर्टिकल में दी गई है महाभियोग की, अनुच्छेद 61 में। जैसे अभी मैंने बताया ना, निर्वाचन कौन वोट देगा बताया है, परंतु वो प्रक्रिया क्या है वो आर्टिकल 55 में बताई है निर्वाचन की, कि कैसे चुनाव होगा। तो यही बात यहाँ की गई है कि ये बात यहाँ कह दी गई है कि राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है अतिक्रमण करने पर, परंतु वो जो महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है, उसकी रीति, उसकी प्रक्रिया के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 61 में। दूसरा और क्या बात है,
राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करते रहेंगे जब तक उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते। क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जी की पदावधि जब समाप्त हो जाएगी वो उसके बाद भी अपने पद पर बने रहेंगे। कब तक? जब तक जो दूसरे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, जो भी दूसरे राष्ट्रपति चुन के इलेक्शन होगा ना, तो इलेक्शन होने के बाद क्या होगा, नए राष्ट्रपति जी निर्वाचित होंगे। तो जब तक नए राष्ट्रपति जी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते तब तक पुराने राष्ट्रपति जी अपने पद पर बने रहेंगे, चाहे उनका कार्यकाल ही समाप्त क्यों ना हो गया हो। ये बात कही गई है क्योंकि हमारे देश के प्रमुख का पद है, एक प्रमुख सीट है। आप पहले देखते हैं ना, अपने सीरियल्स वगैरह में भी देखा होगा कि अगर राजा अपनी सीट पर नहीं बैठता तो चारों तरफ से आवाजें उठने लगती है उसके राज्य को पे अतिक्रमण करने की। और ये सुना भी होगा आपने कि जो सिंहासन है उसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो आप अभी कह सकते हैं जो राष्ट्रपति जी का पद है वो आप राजा कह सकते हैं और वो सिंहासन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। और क्या बातें की गई है? खंड एक क्या है? ये खंड 1 के परंतु को खंड 2 के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। ये जो राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे उसकी सूचना उपराष्ट्रपति जी तुरंत लोकसभा को देंगे, ये बात कही गई है। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, फिर धन्यवाद।